हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेटवे क्लासेस। तो एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर उड़ान बैच के अंदर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। और एकेटीयू के नए सिलेबस के हिसाब से इसकी 2 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 और ये यूनिट नंबर 3 का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेटवे क्लासेस यूट्यूब चैनल हो या एप्लीकेशन हो, आपको पूरे का पूरा कंटेंट एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से प्रोवाइड कराया जाता है। तो जरूरी है कि आप यहां पर सिलेबस एक बार देख लें, क्योंकि जब भी हम यूनिट स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेक्चर में हम आपको सिलेबस दिखाते हैं। तो ये यूनिट नंबर 3 का सिलेबस है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का, राइट। तो यहां पर हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके पहले हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, ध्यान से अगर आप देखें कि जब हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे तो बेटा वहां पर हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। बोलो यस और नो, याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़ रखा है। तो यूनिट नंबर 1 में हम ऑलरेडी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं। फिर हमने यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ा बेटा, उसके अंदर हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यस और नो। अब हम जो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा यूनिट नंबर 3 के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे यहां पर सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसका डिटेल्ड सिलेबस है यूनिट नंबर 3 का, ओके। तो जल्दी से एक बार नजर डाल लीजिएगा कि हमको कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं, है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्या, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन, हीट इंजन की यहां पर हम बात करते हैं, इंजन की एफिशिएंसी की बात करेंगे, रिवर्स हीट इंजन क्या होता है उसकी बात करने वाले हैं, हीट पंप क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी की बात करेंगे यहां पर हम, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। एक्चुअली आप लोगों ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, उसका एक स्टेटमेंट होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा आपने, एक स्टेटमेंट होता है। लेकिन यहां पर जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, यहां पर इसके 2 स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और दूसरा होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा यहां पर हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस ऑफ 2 स्टेटमेंट, यानी केल्विन और क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है वो दोनों वो इक्वल, दोनों इक्वल स्टेटमेंट है, दोनों एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल रहे होते हैं। इसको हम प्रूफ करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकेटीयू एग्जाम में आता है, ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे, हालांकि यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं। कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन की बात करेंगे, कार्नोट थ्योरम की बात करेंगे, और कार्नोट थ्योरम की जो कोरोलरीज होती है उनकी बात करने वाले हैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल क्या होता है और पीएमएम2 क्या होता है, क्योंकि यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहां पर हम पीएमएम2 की बात करेंगे। जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था तो वहां पर हमने पीएमएम1 पढ़ा था, है ना, परपेचुअल मोशन मशीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है। दूसरा इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है वो है एंट्रोपी, ठीक है। तो एंट्रोपी के अंदर हम पढ़ेंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इन द डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, टीडीएस इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, है ना। पीवी डायग्राम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस यूनिट के अंदर हम टीएस डायग्राम पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी ऑफ इंक्रीज, ठीक है ना। और देखो यहां पर लिख दिया अलग से टीएस डायग्राम, और यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ दी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये बेटा डिटेल्ड सिलेबस है, क्योंकि जब हम यूनिट स्टार्ट करते हैं तो एक बार आपको सिलेबस दिखाते हैं ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि यार जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा एकेटीयू का सिलेबस ही कवर होने वाला है। तो अब यहां पर हम जो लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ेंगे यहां पर कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, उसका स्टेटमेंट देखेंगे। इसके 2 स्टेटमेंट होते हैं, जैसा कि भी आपको बताया। पहला जो स्टेटमेंट होता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो बेटा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो होता है वो हमको देता है कॉन्सेप्ट किसका, हीट इंजन का, और जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है ये हमको कॉन्सेप्ट देता है किसका, रेफ्रिजरेटर का और हीट पंप का, ठीक है। और 2 तरह की बेटा डिवाइसेस होती हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आप। तो देयर आर टू टाइप ऑफ डिवाइसेस। एक डिवाइस वो होती है जो वर्क प्रोड्यूस करती हैं, जो पावर प्रोड्यूस करती हैं। अरे बोलो यस और नो। जैसा आपकी कार है, बस है, ट्रक है ना, स्कूटी है, बाइक है, उसमें अगर आईसी इंजन लगा हुआ है, इंजन क्या करता है, पावर प्रोड्यूस करता है, हमको वर्क देता है। तो अगर हमको किसी भी इंजन की परफॉर्मेंस देखनी होगी तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एफिशिएंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी। यार अगर सेम पैरामीटर्स हैं तो जिस इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी इसका मतलब वो अच्छा इंजन कहलाएगा। बोलो यस और नो। लेकिन एक दूसरी तरह की जो डिवाइसेस होती हैं वो होती हैं जो वर्क कंज्यूम करती हैं, जो पावर कंज्यूम करती हैं। जैसे आपके घर में एसी लगी हुई है ना, आपके कॉलेज में एसी लगी हुई क्लासरूम के अंदर, आपके घर में रेफ्रिजरेटर फ्रिज रखा हुआ है, तो वो क्या करता है, वर्क कंज्यूम करता है।
बोलो यस और नो। एसी तो वर्क लेती है, पावर कंज्यूम करती है, रेफ्रिजरेटर तो वर्क कंज्यूम करता है। तो ऐसी डिवाइसेस जो वर्क कंज्यूम करती हैं, है ना, तो उनको कैसे हम उसके जो परफॉर्मेंस है कैसे देखें, तो उसके लिए निकालते हैं बेटा हम सीओपी, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो एफिशिएंसी किसके लिए निकालते हैं बेटा, जो पावर प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस होती है, और सीओपी किसके लिए निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो पावर को कंज्यूम करती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होंगे। एकेटीयू के जो पीवाईक्यूज है वो आपके कवर हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको डीपीपी भी मिलती है। ठीक है, तो एक बार अगर मैं यहाँ पर कंटेंट आपको दिखाऊं किस टाइप का होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी कंटेंट हम आपको एप्लीकेशन के अंदर या यूट्यूब में प्रोवाइड करा रहे होते हैं, पूरे का पूरा वहां पर एकेटीयू के जो पीवाईक्यूज है वो कवर हो रहे होते हैं। जैसे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम प्रीवियस यूनिट नंबर 2 का जो लास्ट लेक्चर था वहां पे हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर एकेटीयू 2024-25 में आया हुआ है। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज हम पढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे, फिर हम सोर्स एंड सिंक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, ये भी 2024-25 में और 23-24 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर फिर हम हीट इंजन की बात करेंगे, फिर क्लॉसेस स्टेटमेंट, देखो ये आया हुआ है, 2 बार आया ऑलरेडी, आप बार बार आता है। फिर यहाँ पर हम रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, हीट पंप की बात करेंगे, देन उसके बाद हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं किसमें, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, क्योंकि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की हम सीओपी कैलकुलेट करते हैं और हीट इंजन की हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की जो सीओपी आएगी उसमें क्या रिलेशन होगा उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, PMM2 क्या होता है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, ये भी एकेटीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर क्या मिल जाएगी, डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं उनको बताना चाहता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे एकेटीयू के नए सिलेबस के हिसाब से मैकेनिकल सेकेंड ईयर के 2 टाइप के यहां पर आपको कोर्स मिल रहे हैं। एक कोर्स है सेम 3 प्लस सेम 4 का, जहां पर आपको मैथमेटिक्स 4 मिलता है, ये पूरे साल भर का कोर्स होता है। ठीक है, आप चाहें तो आप सेम 3 के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, यहां पर आपको मैथमेटिक्स 4 नहीं मिलता है। और जिस दिन सेम 3 का लास्ट एग्जाम होगा उसी दिन से आपको सेमेस्टर 4 के कोर्सेस एप्लीकेशन के अंदर बेटा मिलने लग जाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया जिन बच्चों को नहीं पता है एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो आप जब एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो इस तरह का बैनर दिखेगा, तो पूरा साल का कोर्स आप ले सकते हैं, और सेम 3 का अलग और सेम 4 का अलग ले सकते हैं, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स 4 नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए बेटा, तो अपनी क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 2 का जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा था क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में हम क्या पढ़ के आए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आए। तो उसकी लिमिटेशन क्या थी, उसकी लिमिटेशन ये थी कि कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो प्रोसेस की डायरेक्शन नहीं बताई थी किसने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। ठीक है ना, जैसे प्रोसेस जो है, ये कोई प्रोसेस हुआ है ना, ये हो गया 1 से 2, तो यहां पर हमने जब भी हम प्रोसेस को दिखाते हैं तो डायरेक्शन दिखाते हैं, और डायरेक्शन किसने नहीं बताई थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने डायरेक्शन नहीं बताई थी। तो डायरेक्शन किसने बताई, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमको डायरेक्शन दी। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखेंगे तो मैंने आज के लेक्चर को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन लिख दी है कि लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, कि इट डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस, कि कोई भी प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है कि 2 से 1 हो रहा है ना, डायरेक्शन इसने नहीं बताई थी। ठीक है, अब इस लिमिटेशन को किसने दूर किया, किसने ओवरकम किया, तो उसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट गिव्स द डायरेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, क्योंकि इसी के अंदर हम एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं कि एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट के माध्यम से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने क्या बताई थी, डायरेक्शन बताई थी। कैन आई रिपीट कि ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये प्रोसेस की डायरेक्शन को बताता है, जो कि फर्स्ट लॉ ने नहीं बताई थी। और कैसे बताता है, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। अब हम जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम एंट्रोपी पढ़ रहे होंगे बेटा वहां पर, तो वहां पर हम न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसने जो है डायरेक्शन कैसे बताई थी। क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डायरेक्शन बताता है, इसीलिए हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर लिख दिया हमने, क्या लिख दिया है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है किसी प्रोसेस की, इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं। आपका एसएससी, एई, जेईई, गेट में कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लॉ है जिसने डायरेक्शन बताई थी, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, नाउ एक चीज आपको बेटा यहां पर याद रखनी है, आपको मैंने प्रीवियस यूनिट के अंदर ही बताया था। देखो, हीट को हम लिखते हैं क्यू से, हीट को हम लिखते हैं बेटा क्यू से, और वर्क को हम लिखते हैं डब्ल्यू से। तो ध्यान देना,
ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हीट होती है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है, वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर हमने लिख दिया यहां पर कि हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी। हीट क्या है बेटा? हीट और वर्क, हीट यानी Q, वर्क यानी W, ये एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी जो ट्रांसफर होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो हीट की फॉर्म में होता है, वो वर्क की फॉर्म में होता है। ठीक है ना? तो जो हीट है वो लो ग्रेड एनर्जी है और जो वर्क है बेटा वो हाई ग्रेड एनर्जी है। अब ये पाया गया, इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा, इट इज फाउंड दैट द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी दैट इज हीट इनटू हाई ग्रेड एनर्जी दैट इज वर्क इन अ साइकिल इज इम्पॉसिबल। मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट करना कंप्लीटली साइकिल के अंदर। देखिए, अगर कोई साइक्लिक डिवाइस है, साइक्लिक डिवाइस के अंदर, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या है कि हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि हीट का, यानी ये 40%, 50%, 60%, 70% हीट को जो है वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% हीट को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते, ऐसी कोई मशीन अभी तक नहीं बनी है। मान लीजिए हीट कितनी अवेलेबल है? 100 किलो जूल, वो 100 किलो जूल वर्क में उसको कन्वर्ट कर दे, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही बात यहां पर लिखी गई है कि इट इज फाउंड दैट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। ये सॉरी बेटा, ये संभव नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं एक बार, है ना। ये पॉइंट आपको बेटा याद रखना है, ठीक है बेटा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि आप जो वर्क होता है हाई ग्रेड एनर्जी, इसको आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, थर्मोडायनामिक्स में अगर आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर देखेंगे तो आपको थर्मोडायनामिक्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक आर कनेक्टेड विद ईच अदर। यानी कि जो हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ के आए वो यूनिट नंबर 2 में काम है। अब यूनिट 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हमारे यूनिट नंबर 3 में भी काम आएंगे, क्योंकि लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आइए आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो दो तरह के थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होते हैं। फर्स्ट वन आप देख सकते हैं, there are two types of thermal energy reservoir, first one is source and the second one is sink। तो नाम से ही पता लग रहा है बेटा यहाँ पे कि जो सोर्स होता है ना, यहां पर मैं बना के दिखा देता हूं। ये क्या है बेटा? एक सोर्स है। सोर्स क्या मतलब है? सोर्स का मतलब है कि यहां पर हीट देगा, यानी कि सोर्स मतलब सोर्स से क्या हम कुछ मिलने वाला है यहां पे। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका सोर्स। ओके, सोर्स क्या है? सोर्स वो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, ध्यान से सुनो, सोर्स वो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जो हीट को सप्लाई करता है। जो क्या करता है बेटा? हीट को सप्लाई करता है। जैसे सूरज है ना, जो सन है, सूर्य से क्या मिल रही है? हमको एनर्जी मिलती है, वहां से हमको हीट मिल रही होती है। तो सूरज क्या है बेटा? वो एक सोर्स है, वो हीट का एक सोर्स है। और यहां पर इतनी कैपेसिटी होती है सोर्स की कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अगर ये एक ऐसा सोर्स है जहां से हीट मिल रही है तो यहां इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो। इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है इसकी। कितनी? इनफाइनाइट कैपेसिटी। तो सोर्स का जो टेम्परेचर है मान लेते हैं वो कितना है? सोर्स का टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सोर्स का जो टेम्परेचर है वो है T1। तो बेटा ये T1 जो है कांस्टेंट रहेगा, और ये हीट कितनी है यहां पर? दैट इज Q1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सोर्स एक ऐसा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, ये सोर्स ऐसा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जो हीट को सप्लाई करता है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर को मान लिया हमने T1 और जो हीट यहां पर सप्लाई कर रहा है उसको मान लिया हमने Q1। तो लिखा है इट इज अ रिजर्वायर विच सप्लाई थर्मल एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। दूसरा जो सिंक है, सिंक नाम से पता लग रहा है बेटा यहाँ पे, सिंक जो है वो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है किसको? हीट को। तो दिस इज सिंक। अगर ये सिंक है तो ये क्या करने वाला है? हीट को एब्जॉर्ब करने वाला है। हीट इसके अंदर जाएगी। देखो यहां से हीट बाहर निकल रही है और यहां पर हीट इसके अंदर जा रही है। इस हीट को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कितना? Q2। क्या मान लिया हमने इस हीट को? हमने मान लिया Q2, और इसका कुछ टेम्परेचर भी रहा होगा। टेम्परेचर को मान लेते हैं T2। बोलो यस और नो। तो ये जो सिंक है, ये सिंक जो है एक ऐसा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है विच एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज, यानी कि इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। जैसे अब ये डिजिटल बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड क्या कर रहा है? ये हीट सप्लाई, यहां से हीट निकल रही है,
क्या निकल रही है, यहां से हीट निकल रही है और ये हीट कहां पे जा रही है, ये हीट इस रूम के अंदर जा रही है। मान लें कि थोड़ी देर के लिए कि इसका रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रूम क्या कर रहा है, ये अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंक हो गया, रूम जो है ये क्या हो गया, सिंक हो गया। इससे अच्छा और एग्जांपल लग ले, आपको लग रहा होगा कि यार ये जो है ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, वास्तव में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आपका घर है, ठीक है ना, आपके घर में ही मोबाइल रखा हुआ है, इस मोबाइल से क्या निकल रहा है, इस मोबाइल से हीट निकल रही है। अब ये हीट कहां पे जा रही है, ये सिंक में जा रही है, यानी कि जो सराउंडिंग है, यानी कि जो कमरा है, ये जो रूम है, ये रूम क्या है, सिंक का काम करेगा, क्योंकि इससे यहां से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। जब यहां से हीट निकल रही है और ये रूम में जा रही है तो रूम क्या हो गया, सिंक हो गया, क्योंकि ये हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। सूरज है, सूरज सोर्स हो गया क्योंकि वहां से हमको हीट मिल रही है। बोलो यस और नो। तो सोर्स और सिंक जो है ये दो टाइप के क्या हो गए बेटा, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हो गए। सोर्स हीट को सप्लाई करता है और सिंक हीट को एब्जॉर्ब करता है, सिंक हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये मैंने पहले बताया आपको कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसके दो स्टेटमेंट होते हैं, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो पहले हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो पहला हो गया हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो यहां पर मैंने जैसे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर बताया आपको, आप देखिएगा यहां पे, तो मान लेते हैं कि ये एक सोर्स है, ये क्या है बेटा, एक सोर्स है, दिस इज दिस सोर्स, और इसका टेम्परेचर कितना मान रखा हमने, इसका टेम्परेचर मान लिया हमने T1। अरे बोलो यस और नो। और ये जो सोर्स है, दिस इज दिस सोर्स, ओके। सोर्स का काम क्या होता है बेटा, हीट को सप्लाई करना, और हीट कहां जाएगी, इंजन के अंदर जाएगी। बोलो यस और नो। अरे इंजन क्या करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, बोलो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो हीट कहां से मिलेगी इंजन को, किसी सोर्स से मिलेगी, बोलो किसी सोर्स से क्या मिल रही होगी, हीट मिल रही होगी। तो यहां पर हम एक इंजन लगा देते हैं, यहां पर एक डिवाइस लगा देते हैं, बोलो यहां पर हमने क्या लगा दिया बेटा, एक डिवाइस लगा दिया, दिस इज अ डिवाइस। बोलो यस और नो। अब ये डिवाइस क्या करेगा, व्हाट विल हैपन, कि भाई जो सोर्स है यहां से हीट को एब्जॉर्ब कर, ये हीट को लेगा, ये क्या करने वाला है, हीट को लेगा। अच्छा ये जो डिवाइस है इसको हमने बोला एक डिवाइस, चलिए इसका नाम अभी रख देते हैं, डिवाइस है कोई भी, है ना, दिस इज ए डिवाइस। ये डिवाइस क्या कर रही है, इस सोर्स से जिसका टेम्परेचर T1 है वहां से ये हीट को ले रही है, कितना हीट लिया, दैट इज Q1। अब ये डिवाइस क्या करेगी, हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगी। इंजन का काम क्या होता है, हीट को लेना और हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। तो यहां से हीट को एज ए इनपुट इसने लिया और यहां पर इसने क्या करा, आउटपुट दिया। क्या दिया, यहां पर इसने आउटपुट दे दिया। तो कितना वर्क मिला बेटा आपको, यहां पर हमने बोला कि W वर्क मिला, कितना वर्क मिला, W। अब यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पर कितने रिजर्वायर्स हैं। मैंने क्या कहा आपको कि दो टाइप के रिजर्वायर हैं, एक सोर्स और दूसरा सिंक, एक सोर्स और दूसरा सिंक। सोर्स हीट को सप्लाई करता है और सिंक हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पर कितने आपको रिजर्वायर दिख रहे हैं, केवल एक ही रिजर्वायर दिख रहा है आपको जो कि सोर्स है। यहां से हीट, ये सोर्स हीट दे रहा है इंजन को, डिवाइस को, और ये डिवाइस इस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर हमने क्या नहीं लगाया बेटा, यहां पर हमने एक यहां पर सिंक नहीं लगाया है, यहां पर ये सिंक होना चाहिए, हमने एक सिंक नहीं लगाया है। ये डिवाइस कर क्या रही है, बेसिकली ये सोर्स से हीट को रिसीव कर रही है, वर्क में किसको कन्वर्ट कर रही है। तो इसका मतलब जितनी हीट इसको मिलेगी उतना ही ये वर्क में कन्वर्ट कर देगी। अरे बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलिएगा, तो हाँ जी, तो मैं यहां पर इसको कंप्लीट कर देता हूं। क्या ये पॉसिबल है बेटा, क्या अभी मैंने आपको बताया था कि बेटा हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते 100%। क्या हमने ये बताया आपको कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। अगर मान लीजिए यहां से आपको कितना एनर्जी मिला, यहां से बेटा आपको कितना एनर्जी दिया, आपने इनपुट कितना दिया, 100 किलो जूल। बोलो यस और नो, 100 किलो जूल। और ये जो डिवाइस है इसने 100 किलो जूल हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो वर्क भी कितना हो गया बेटा, दैट इज ऑल्सो 100 किलो जूल। तो यहां तो पूरे का पूरा हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। अरे पूरे का पूरा हीट किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया है, पूरे का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि बेटा यहां पर कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होनी चाहिए थी। जैसे 100 किलो जूल हीट इसके अंदर गई तो इसमें से इसने जो है 60 किलो जूल वर्क में प्रोड्यूस कर दिया, वर्क बन गया, और उसमें से 40 किलो जूल सिंक में रिजेक्ट होनी चाहिए थी। लेकिन रिजेक्ट तो तब होगी ना जब यहां पर कोई सिंक तो हो, दूसरा रिजर्वायर तो हो।
क्योंकि यहाँ पर एक ही रिजर्वायर लगा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। इसके हिसाब से अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसके हिसाब से तो पूरी की पूरी हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो रही है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं PMM2, दिस इज इम्पॉसिबल। लिख दें क्या इसको हम, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? क्योंकि यहां पर केबल और केबल एक ही रिजर्वायर है, केबल और केबल एक ही रिजर्वायर है। मतलब ये जो डिवाइस है इसको हीट मिल तो रही है और ये डिवाइस हीट को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। ये साइक्लिक डिवाइस, ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। किसने बताया हमको? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने। देखो क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट इसका, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस operating on a cycle and which produces work by exchanging heat with a single reservoir। एक ही रिजर्वायर है, एक ही रिजर्वायर है, पॉसिबल नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन बनाना संभव नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस जो क्या करे, पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करे। दैट इज नॉट पॉसिबल विद अ सिंगल रिजर्वायर। एक रिजर्वायर से हीट वर्क में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। एक रिजर्वायर नहीं, दो रिजर्वायर होने चाहिए, यानी कि हीट, ये जो डिवाइस है हीट को अगर ले रही है तो हीट को रिजेक्ट भी करे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप खाते रहते हो, सुबह सुबह जाते हो कि नहीं जाते हो? ऐसा क्या पॉसिबल है कि आप खाते रहो और सुबह सुबह ना जाओ? नॉट पॉसिबल ना। बस ऐसा ही कुछ यहां भी है, लगातार ऐसा नहीं कर सकते ना। तो यहां पर हीट ऐड होगी तो हीट रिजेक्ट भी होनी चाहिए। जैसा आईसी इंजन है आपका सॉरी, जैसा आपका जो है कार है, बस है, ट्रैक्टर, जिसमें भी कोई भी इंजन अगर लगा हुआ है तो उसको हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट रिजेक्ट भी होती है। ऐसा संभव नहीं है कि हीट सप्लाई करते हैं और हीट रिजेक्ट ना हो। और हीट रिजेक्ट कहां पे होगी? सिंक में होगी। और हीट कहां से आएगी? सोर्स से आएगी। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई डिवाइस है इस दुनिया में तो वो हीट को ऐड, वहां पर हीट ऐड भी हो रही होगी और हीट रिजेक्ट भी हो रही होगी। तो इसका मतलब एक सोर्स भी होना जरूरी है और एक सिंक का होना भी जरूरी है। एक सोर्स का होना जरूरी है और एक सिंक का होना जरूरी है। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहां पर केवल सोर्स है, यहां पर सिंक है ही नहीं। अगर सिंक नहीं होगा तो हीट रिजेक्ट नहीं होगी, हीट रिजेक्ट नहीं होगी तो साइकिल पॉसिबल नहीं है। अगर ये डिवाइस पॉसिबल हुई तो इसका नाम है PMM2। देखो लिखा है यहां पे, इफ सच काइंड ऑफ डिवाइस would be possible then this device is known as PMM2, that is perpetual motion machine of second kind। तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? PMM2 बोलते हैं। ठीक है, इसलिए लिख दिया यहां पर कि PMM2 is the violation of Kelvin Planck statement and hence the PMM2 is impossible। ये PMM impossible है। यहां पर क्या हो रहा है? अच्छा, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी? इसके हिसाब से अगर आप देखें तो एफिशिएंसी क्या होती है बेटा? आउटपुट अपॉन इनपुट। अरे यार, अरे बोलो यस और नो। इसकी अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। बताओ आउटपुट क्या है यहां पर? W। ओके, इनपुट क्या है यहां पर? Q1। बोलो यस और नो। और जो W है वो Q1 के बराबर है। बोलो यस और नो। यानी Q1 अपॉन Q1, बोले तो कितना आ गया? 1, बोले तो 100%। तो इसके हिसाब से जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट मिल गया आपको, तो इसके हिसाब से तो आपको 100% एफिशिएंसी मिल रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ PMM2 इज 100%। और क्योंकि PMM2 पॉसिबल ही नहीं है, PMM2 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि PMM2 की तो एफिशिएंसी 100% आ जाएगी, तो PMM2 पॉसिबल नहीं है और इसीलिए 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। आपने सुना भी होगा कि 100% एफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल, तो इसलिए लिख दिया है एफिशिएंसी ऑफ PMM2 इज 100% एंड हेंस 100% एफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना। अब यहां पर जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, इसने कॉन्सेप्ट दिया हमको हीट इंजन का। किसका? हीट इंजन का। अब यहां पर आप देखेंगे भाई, अगर कोई इंजन है, ये तो एक डिवाइस है, अगर कोई डिवाइस है, फिजिबल डिवाइस है, तो बेटा वहां पर क्या होगा? दो सोर्स देखने को मिलेंगे। अब हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं क्या? हीट इंजन के बारे में। क्वेश्चन पूछता है आपसे एकेटीयू में कि डिफाइन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। बोलेगा आपसे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बताओ, क्लॉसेस स्टेटमेंट बताओ। ठीक है, तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं हीट इंजन का डायग्राम कैसे बनने वाला है। हीट इंजन में एक हो जाएगा यहां पर सोर्स। क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज अ सोर्स। अरे यस और नो, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उतनी, तो मैनेज कर लीजिएगा, चलिएगा। तो यहां पर बेटा हम क्या बनाने जा रहे हैं? हीट इंजन का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक ही सोर्स था, यहां पर सिंक भी होना चाहिए। तो यहां पर देखो एक सोर्स है और दूसरा क्या है बेटा? सिंक है। तो यहां पर लिख देते हैं, ये हो गया सोर्स, दिस इज द सोर्स जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है,
और ये हो जाएगा सिंक। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कितना, T2। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये सोर्स क्या करेगा बेटा, ये सोर्स क्या करेगा, हीट सप्लाई करेगा किसको, इंजन को। ये सोर्स क्या करने वाला है, इंजन को हीट सप्लाई करने वाला है, ठीक है। और इंजन क्या करेगा, कुछ हीट को इस बार रिजेक्ट भी करेगा और कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा यहां पर हम लिख देते हैं इसको कि ये जो हीट इसने ली है वो ली है कितनी, Q1, और इसने वर्क प्रोड्यूस कितना किया है, W, और कितनी हीट रिजेक्ट कर दी इसने, Q2। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यार इसने जो है 100 किलोजूल हीट ली, इस इंजन ने 100 किलोजूल हीट ले ली। 100 किलोजूल में से इसने क्या करा, जो 55 किलोजूल है उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया। वर्क कितना दिया, 55, तो 100 माइनस 55 कितना बचा, दैट इज 45 किलोजूल। बोलो यस और नो। अब ये डिवाइस पॉसिबल है जिसका नाम है हीट इंजन। जिसका नाम है क्या बेटा, हीट इंजन। तो देखो हीट इंजन क्या है, एक साइक्लिक डिवाइस है। हीट इंजन क्या है, एक साइक्लिक डिवाइस है जो सोर्स से हीट को रिसीव करती है और हीट का कुछ पोर्शन जो है वर्क में कन्वर्ट कर देती है और बचा हुआ हीट जो है वो सिंक में रिजेक्ट कर देती है। याद हो गया आपको कि हीट क्या है, हीट इंजन क्या है, एक साइक्लिक डिवाइस है जो हीट को लेगा, उसमें से कुछ वर्क में कन्वर्ट करेगा, बचा हुआ पोर्शन सिंक में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर कितने एनर्जी रिजर्वायर हैं, यहां पर सोर्स भी है और यहां पर सिंक भी है। तो एक सोर्स और एक सिंक का होना यानी कि 2 रिजर्वायर का होना जरूरी है। तो ये हीट इंजन है, ठीक है। लिखा है हीट इंजन की डेफिनेशन, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द पार्ट्स ऑफ हीट इनटू वर्क। इस हीट का कुछ वर्क में कन्वर्ट कर दिया एंड रिजेक्ट्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट इनटू द सिंक। और इसमें से जो बच गया पोर्शन जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया वो इसने सिंक में रिजेक्ट कर दिया। हीट इंजन ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल, ये साइकिल पे काम करती है, ये एक साइक्लिक डिवाइस है, लगातार वर्क प्रोड्यूस करती है। नाउ अब हमको इंजन की एफिशिएंसी की बात करनी है। तो एफिशिएंसी होता क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहां पर आउटपुट क्या है बेटा, तो यहां पर लिखूंगा मैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है बेटा, यहां पर W है, आउटपुट कितना है बेटा, W। इनपुट कितना है, Q1। इनपुट कितना है, Q1। मतलब कहने का ये हुआ कि इतना वर्क प्रोड्यूस करने के लिए इतना इनपुट आपको देना पड़ेगा, है ना, इतना इनपुट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा वर्क चाहिए उतना ज्यादा इनपुट आपको देना पड़ेगा। जितने ज्यादा मार्क्स आप लाना चाहते हो उतना ज्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उतना ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपका अच्छा प्लेसमेंट हो तो उतना ज्यादा आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, उतना ज्यादा आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। नो, अब ये जो वर्क है बेटा यहाँ पे, अब यहां पर जो वर्क लिखा हुआ है ये, इस वर्क को हम हीट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। तो देखो ये है आपका क्या, ये है बेटा आपका ये जो है दिस इज द सिस्टम, ये आपका सिस्टम है। इस सिस्टम के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। अरे यार सर ये क्या बोल दिया, अरे इस इंजन के अंदर कौन सी एनर्जी जा रही है, Q1 है, तो Q1 इसके अंदर जा रही है, तो लिखेंगे एनर्जी इन यानी कि Q1। ओके, बाहर क्या जा रहा है इंजन से, W इक्वल टू W, और बाहर क्या जा रहा है, Q2। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी एनर्जी इस सिस्टम के अंदर गई इक्वल टू जितनी एनर्जी बाहर गई, इस इंजन के अंदर गई Q1, तो Q1 हमने इधर लिख लिया, बाहर कितनी गई, W प्लस Q2। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। बताइए कोई दिक्कत है क्या आपको, क्या कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नो माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं W को क्या लिख सकता हूं, W को मैं लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2, और नीचे क्या लिखा हुआ है ऑलरेडी, Q1 लिखा हुआ है। बोलो यस और नो। तो यहां से एफिशिएंसी जो आएगी हीट इंजन की वो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अरे यार बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो बेटा ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, ये इंजन की एफिशिएंसी आ गई। आप जो है अगर मान लीजिए आपको W की वैल्यू दे रखी है और Q1 की वैल्यू दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर आपको W नहीं दे रखा है, आपको Q1 और Q2 की वैल्यू दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। तो दैट इज द एफिशिएंसी। तो ये जो इंजन है, इंजन से वर्क मिलता है, पावर मिलती है, इसलिए यहां पर एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, अब हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने हमको कॉन्सेप्ट दिया किसका, हीट इंजन का। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट से हमको 2 डिवाइस मिलेंगी, एक रेफ्रिजरेटर और दूसरा हीट पंप, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहां पे ये देखिएगा एक बॉडी है जो कि हाई टेम्परेचर बॉडी है और ये है लो टेम्परेचर बॉडी, है ना, ये है लो टेम्परेचर बॉडी। ओके,
यहाँ पर जो टेम्परेचर था बेटा T1 की वैल्यू, जो हाई टेम्परेचर होगा उसको हम T1 से लिखेंगे, जो हाई टेम्परेचर होगा T1 से लिखेंगे और लो टेम्परेचर को हम T2 से लिखेंगे। तो T1 की जो है T2 की वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये एक हाई टेम्परेचर बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, ये लो टेम्परेचर बॉडी है जिसका टेम्परेचर T2 है। T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है, T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है। ठीक है, आइए अब यहां पर एक डिवाइस लगा देते हैं। देयर इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है बेटा, और ये डिवाइस क्या कर रही है, ये डिवाइस लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को ले रही है और हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट को सप्लाई कर रही है। अरे यार क्या बात कह दी, क्या ये संभव है? देखो अगर आपने चाय बनाई है ना, समझो जरा ध्यान से, आपने चाय बनाई जिसका टेम्परेचर कितना है, जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये है चाय है ना, गरम गरम चाय। अब बाहर का टेम्परेचर कितना, आपने चाय बनाई गरम गरम और रूम में टेबल पर रख दिया आपने, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट विल हैपन, धीरे धीरे चाय ठंडी होने लग जाएगी। चाय धीरे धीरे ठंडी क्यों होने लग रही है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हीट का ट्रांसफर होगा यहां से है ना, चाय से हीट जो है बाहर निकलेगी और सराउंडिंग में जाएगी। बोलो यस और नो। तो धीरे धीरे चाय ठंडी हो जाएगी, और कितनी ठंडी हो जाएगी? जब तक इसका टेम्परेचर 25 डिग्री से हो जाए। क्या इसमें कुछ करने की जरूरत है आपको? कुछ करा आपने इसमें? नहीं करा, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। लेकिन क्या अब आप चाय को गर्म कर सकते हो क्या बिना इनपुट दिए? आपको इनपुट देना पड़ेगा तब ये चाय गर्म होगी। आप चूल्हे पर ले जाओगे, गैस सिलेंडर चलाओगे या इलेक्ट्रिक केटल में आप गर्म करोगे, यानी कि कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी यहां पर आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के इसका टेम्परेचर बढ़ पाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो हीट का ट्रांसफर है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ अपने आप हो जाता है, लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर अपने आप से नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा यहीं पर यही बताया इसने कि क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का दूसरा स्टेटमेंट है। क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कह रहा है कि दुनिया में ऐसी डिवाइस बनाना संभव नहीं है जो हीट को ट्रांसफर करा सके लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ विदाउट एनी इनपुट, है ना, लिखा है विदाउट एनी इनपुट। जब तक हम कुछ वर्क नहीं देंगे तब तक जो है हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं होगा। मान लेते हैं कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है बेटा ये है कितना, Q2, ये मान लेते हैं कितना है, Q1। अब आपने इस डिवाइस को आपने कोई वर्क दिया ही नहीं, इस डिवाइस को कुछ वर्क दिया नहीं है, तो ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ये डिवाइस क्या कर रही है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफर करा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है बिना वर्क इनपुट दिए। वो है क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो बेटा ये तो इम्पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है, दिस इज इम्पॉसिबल। ये तो PMM2 हो गया, ये तो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमने इसको वर्क दिया ही नहीं, वर्क इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब यहां से हमको कॉन्सेप्ट मिलेगा किसका, रेफ्रिजरेटर का, क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर कराता है, लेकिन हम उसको वर्क देते हैं, है ना। तो आइए देख लेते हैं रेफ्रिजरेटर का डायग्राम, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा, ये एक डिवाइस है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, रेफ्रिजरेटर। ये जो हीट ये है लो टेम्परेचर दैट इज T2 एंड दिस इज हाई टेम्परेचर दैट इज T1, यानी कि T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है। लो टेम्परेचर बॉडी, हाई टेम्परेचर बॉडी, ठीक है। तो यहां से कितनी हीट ले रहा है ये, दैट इज Q2। कितनी हीट सप्लाई कर रहा है ऊपर, दैट इज Q1। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, घर में जब रेफ्रिजरेटर के अंदर आप फ्रूट्स रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, तो वो क्या होते हैं भाई, मान लो गर्मियों का दिन है, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, आपको फ्रूट्स रखने हैं, वेजिटेबल्स रखने हैं, मिल्क रखना है फ्रिज के अंदर, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। तो ये कम टेम्परेचर कौन सा है, ये कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर है। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया रूम और ये हो गया स्टोरेज, है ना। ये हो गया क्या, स्टोरेज, दिस इज दी स्टोरेज, यानी कि ये स्पेस है,
जहां पर आपको फ्रूट्स रखने हैं, वेजिटेबल्स रखने हैं, रूम का टेम्परेचर कितना मान लें फॉर एग्जांपल ये होगा मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, और आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर कितना टेम्परेचर है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, जहां पे आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। नाउ अब हो क्या रहा है कि भाई जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है उसमें से क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रही होती है। आपने ध्यान भी दिया होगा कि जो आपका फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसकी बैक साइड में खड़े होकर देखना, वहां से हीट बाहर निकल रही होती है, यानी कि अंदर से हीट बाहर निकल रही होती है, तभी तो अंदर का टेम्परेचर कम होता है, तभी तो ये टेम्परेचर मेंटेन है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमको ऑन करना पड़ता है रेफ्रिजरेटर को, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, यानी कि वर्क देते हैं कि नहीं, तो यहां पर हमको कुछ वर्क देना पड़ेगा, यहां पर क्या देना पड़ेगा, हमको कुछ वर्क देना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है बेटा जो सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जैसा आपका एसी है ना, एयर कंडीशनर है, तो रूम का टेम्परेचर कम रखा आपने, मान लो 20 डिग्री 25 डिग्री रखा, बाहर का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री 45 डिग्री है, तो एसी भी क्या करती है, एयर कंडीशनर, कि अंदर से हीट को बाहर फेंकती है, यानी कि अंदर का टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफर कराता है कौन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। बोलो यस और नो। लेकिन इसके लिए हमको कुछ वर्क देना पड़ता है। एयर कंडीशनर के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, रेफ्रिजरेटर का भी बिल आता है, अरे घर का बिल आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो हमने कितना वर्क दिया, W, यानी कि आपको 10 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हीट निकालनी पड़ेगी वहां से, और Q2 हीट निकाली आपने, और Q2 हीट निकालने के लिए इतना वर्क, W वर्क आपको देना पड़ेगा, और वो हीट कहां दे दिया आपने, रूम में, यानी कि सराउंडिंग में। अगर यहां पर ये एसी लगी हुई है तो ये एसी सराउंडिंग में बाहर हीट को फेंक रही है। रेफ्रिजरेटर आपका रखा हुआ घर में, तो घर में जिस भी रूम में रखा होगा रेफ्रिजरेटर, तो वहां पर वो हीट निकल रही होगी। रूम यानी कि सराउंडिंग, रूम यानी कि बेटा क्या हो गया, सराउंडिंग। रेफ्रिजरेटर के लिए रूम क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिखा है यहां पे कि रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर, कि सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करता है, रेफ्रिजरेटर। आपके घर में जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें फ्रूट्स रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, क्यों रख रहे हो, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर कम है। रेफ्रिजरेटर ने अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम कर दिया है, सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ किसने, रेफ्रिजरेटर ने, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि रेफ्रिजरेटर क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, इसको हम पावर दे रहे हैं, ये पावर ले रहा है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है हम कैसे देखेंगे, सीओपी से। तो एक टर्म आ जाएगी यहां पर, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज सीओपी, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटर की हम क्या निकालते हैं, सीओपी निकालते हैं। दूसरी चीज ये भी याद रखनी है कि लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना आपको कॉन्टिन्यूसली, दैट मींस ये जो साइक्लिक डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है, साइक्लिक। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ये सब साइक्लिक डिवाइस हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा सीओपी का, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सीओपी, सीओपी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसकी, रेफ्रिजरेटर की, इक्वल टू डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। इसी को हम डिजायर्ड इफेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिजायर्ड आउटपुट को हम लिख सकते हैं डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इनपुट। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा यहां पर जो डिजायर्ड इफेक्ट है, जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है, वो क्या है, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है किसका, जहां पर आपने फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल्स रखने हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर आपको ये मेंटेन करना है। तो डिजायर्ड इफेक्ट आपका Q2, भाई इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इतनी हीट यहां से निकालनी पड़ेगी। जैसे ये रूम के अंदर एसी लगी हुई है, तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या होना चाहिए, डिजायर्ड इफेक्ट क्या होना चाहिए, कि इस रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन करना है, और उतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कितनी हीट बाहर यहां से निकालनी है, दैट इज द डिजायर्ड इफेक्ट। यानी कि जो कूलिंग इफेक्ट है, कूल करना है ना हमको फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सब्जी और फ्रूट्स रख रहे हो आप, वहां पे उसका टेम्परेचर कम करना है, बोलो यस और नो, यानी कि कूलिंग प्रोड्यूस करनी है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप कूलिंग इफेक्ट, है ना, यहां लिख देते हैं इसको। तो जो सीओपी होगा वो होगा कूलिंग इफेक्ट, क्या हो जाएगा बेटा, कूलिंग इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, यानी कि वर्क इनपुट। यहां पर क्या दे रहे हैं हम, वर्क दे रहे हैं ना, दैट इज दी वर्क इनपुट। ओके नाउ, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बेटा कितना हो जाएगा, बताओ यहां पर इफेक्ट कितना है, कूलिंग इफेक्ट, दैट इज Q2, दैट इज
Q2। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा Q2। रिक्वायर्ड इनपुट कितना है बेटा? W। ओके, और W को हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर मैंने आपको बताया W को हम क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2। तो बेटा यहां से मेरे को एक फॉर्मूला मिल जाएगा रेफ्रिजरेटर का, Q2 अपॉन Q1 माइनस के Q2। याद हो गया फॉर्मूला? अरे बोलो यस और नो। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आपको। वेरी गुड। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक और मिल गया आपको। किसका मिल गया? रेफ्रिजरेटर की सीओपी का फॉर्मूला आपको यहां से मिल चुका है। क्या कि अगर आपको W दे रखा है और Q2 दे रखा है तो Q2 अपॉन W। बोलो यस और नो। अब W को हम क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2। अगर आपको Q1 दिया Q2 दिया तो इस फॉर्मूले से आप रेफ्रिजरेटर की सीओपी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हीट पंप। हीट पंप जो है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। यहां पे लिख देते हैं HP। HP का मतलब है हीट पंप। तो हीट पंप भी क्या करता है? रेफ्रिजरेटर की तरह। देखो, रेफ्रिजरेटर की तरह हीट पंप भी काम करता है, लेकिन इसका फंक्शन अलग है। यहां पर एक वर्ड चेंज होगा मात्र। यहां पर लिखा है लोअर टेम्परेचर, वहां पर आएगा हायर टेम्परेचर। देखो यहां पर भी क्या है? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर हो रहा है। यहां भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट का ट्रांसफर होगा। यानी कि ये हो गया आपका T2, ये हो गया T1। T1 की वैल्यू जो है बेटा T2 से ज्यादा है, ठीक है। और इसको भी क्या करना, यहां से कितनी हीट ले रहा है? दैट इज Q2। कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है? दैट इज Q1। कितना वर्क लेना पड़ेगा इसको? W। बोलो यस और नो। तो वही डायग्राम है, सेम बिल्कुल। इनका जो काम करने का तरीका है वो सेम है, लेकिन फंक्शन दोनों का अलग है। दोनों ही केसेस में लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे गर्मियों के दिन थे बेटा, तो ये टेम्परेचर मेंटेन करना था आपको। ऐसा सोचो कि ये रूम है, गर्मियों के दिन है। अब गर्मियों के जब दिन है तो आप क्या चाहेंगे? बाहर का टेम्परेचर 40-45 डिग्री 50 डिग्री है, तो आप चाहेंगे कि बाहर से टेम्परेचर अंदर कम रहे, ताकि क्योंकि इंसान को कंफर्ट जोन चाहिए, 20 डिग्री 25 डिग्री चाहिए। अब यहां से हीट को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अब ये जो हीट पंप है बेटा, अब मानो गर्म सर्दियों के दिन है, बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री है, 2 डिग्री है, कहीं कहीं 0 डिग्री भी होता है, 10 डिग्री है। अब 10 डिग्री में तो ठंड लगती है इंसान को, तो अब क्या करना पड़ेगा? अंदर का टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमको तो चाहिए 20-25 डिग्री टेम्परेचर, तो क्या करना पड़ेगा? हीट बाहर से अंदर लानी पड़ेगी। इस बार बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ाना है। अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, हम सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं। इस बार पहले वाले केस में क्या हो रहा था? गर्मियों में हम सराउंडिंग से कम टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, लेकिन अभी अब सर्दियों के दिन है, सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो गर्मियों में क्या हो रहा था बेटा? हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही थी रूम से बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा था। अभी भी क्या होगा? अब क्या होगा? रूम के अंदर हीट आएगी, बाहर से अंदर आएगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा करना है हमको। तो दोनों ही केसेस में हीट का तो ट्रांसफर लो टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, यानी कि इसमें उलट जाएगा। ये स्टोरेज था, यानी कि स्पेस ठंडा करना था आपको, और ये रूम था। इस बार जो है रूम ठंडा है। रूम क्या है बेटा? ठंडा है। तो इस बार रूम जो है, यानी कि जो सराउंडिंग है वो यहां पे है। सराउंडिंग बेटा यहां पे है। दिस इज दिस सराउंडिंग, ये सराउंडिंग है। और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा रूम। इसका टेम्परेचर क्या करना है आपको? कम करना है। इसका टेम्परेचर क्या करना है? इसका टेम्परेचर बढ़ाना है आपको। रूम का टेम्परेचर बढ़ाना है, T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला इसका फिर से आएगा। तो यहां पर आप देखिएगा COP ऑफ हीट पंप, इसको लिखेंगे हम COP ऑफ हीट पंप। COP ऑफ हीट पंप कितना हो जाएगा? यहां पर हमको कूलिंग करनी थी, यहां पर हमको कूलिंग करनी थी, लेकिन यहां पर हमको हीटिंग प्रोड्यूस करनी है। तो ये हो जाएगा आपका हीटिंग इफेक्ट, ये हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, अपॉन वर्क इनपुट। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ओके, बहुत बढ़िया। तो COP ऑफ हीट पंप कितना हो गया बेटा? COP ऑफ हीट पंप। तो यहां पर जो हीटिंग इफेक्ट है वो तो Q1 है, क्योंकि आपको अपने रूम से मतलब है ना। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कैसे कंट्रोल कर लोगे? आप अपने रूम का टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। गर्मियों सर्दियों के दिन है तो आपको ये टेम्परेचर बढ़ाना है रूम का, तो यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट है दैट इज Q1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा Q1, और इनपुट कितना है? दैट इज W। और W क्या लिख सकते हो? Q1 माइनस Q2। तो बेटा यहां से आपको जो COP मिलेगी, COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू कितना हो गया? Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। एक और फॉर्मूला आपको मिल गया किसका? दैट इज व्हाट? दिस इज व्हाट? दिस इज द COP ऑफ
सीओपी ऑफ हीट पंप। तो बेटा याद रखना कि जो रेफ्रिजरेटर होता है और जो हीट पंप होता है ये दोनों वर्क कंज्यूम करते हैं, पावर कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम दोनों की सीओपी निकालते हैं। क्या करते हैं? सीओपी निकालते हैं। और जबकि हीट इंजन के लिए क्या निकाली थी हमने? एफिशिएंसी निकाली थी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब इसकी एफिशिएंसी सीओपी का फॉर्मूला देखोगे रेफ्रिजरेटर का, तो यहां पर क्या आएगा? Q2 ऊपर आता है। क्या आता है? Q2 ऊपर आता है, जबकि सीओपी ऑफ हीट पंप में Q1 ऊपर आता है। क्या था? Q1 ऊपर आता है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज आती है, रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा रिलेशनशिप बिटवीन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड सीओपी ऑफ हीट पंप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया काम करने का तरीका एक ही है, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। जैसे कि यहां पर मैं बना दे रहा हूं इसको फिर से, आप लोग यहां पर देखिएगा कि ये टेम्परेचर कितना है? T1। दिस इज द हाई टेम्परेचर, दिस इज हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को हम ऊपर लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। दिस इज T1 एंड दिस इज T2। ये हीट कितनी है? दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। और ये वर्क कितना दिया हमने इसको? W। T1 की वैल्यू क्या है? T2 से ज्यादा है। यहां पर भी आप देखिएगा, दिस टेम्परेचर इज T2, दिस टेम्परेचर इज T1, T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है। ठीक है, ये हीट कितनी है? Q2, ये कितनी है? Q1। ये कितना वर्क दिया हमने इसको? W। कितना वर्क दिया? W। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं दोनों डायग्राम में कोई डिफरेंस अभी नजर नहीं आ रहा है आपको। मैंने अगर इसको लिखा क्या? इसको मैंने लिखा रेफ्रिजरेटर, और ये क्या हो जाएगा? इसको मैंने लिख दिया बेटा रेफ्रिजरेटर। दिस इज द रेफ्रिजरेटर एंड दिस इज द हीट पंप, दिस इज द हीट पंप। बताइए कोई डायग्राम में डिफरेंस नजर आ रहा है? क्योंकि इनके फंक्शन अलग हैं, डायग्राम दोनों के एक जैसे ही बनते हैं। दोनों ही क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर और हीट पंप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर करवाते हैं। फर्क इतना है कि ये स्टोरेज होता है, पहले इसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होता है। ये होता है स्टोरेज, ये होता है सराउंडिंग, ये होता है सराउंडिंग। जबकि यहां पर हीट पंप के केस में ये हो जाएगा आपका रूम, जो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, और ये हो जाएगा सराउंडिंग। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी आई थी बेटा? एफिशिएंसी ऑफ सॉरी एफिशिएंसी नहीं, सीओपी। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हमने अभी देखा था, क्या था? Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, यही आया था। सीओपी ऑफ हीट पंप कितना आया था? सीओपी ऑफ हीट पंप आया था बेटा, ऊपर आता है यहां पर Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब यहां पर आप देख सकते हैं, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो क्या कर सकते हैं? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर सकते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सीओपी ऑफ हीट पंप, दिस माइनस दिस, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू कितना है? दैट इज Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, माइनस करेंगे Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका Q1 माइनस Q2, है ना, कॉमन है ये नीचे, तो ये हो गया Q1 माइनस Q2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो देखो सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहां से कितना आ जाएगा? सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहां से रिलेशन मिल गया आपको सीओपी ऑफ हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर में। इसको याद रखेंगे क्योंकि यहां से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है बेटा, यहां से मान लीजिए सीओपी दे रखी है हमको, किसकी? रेफ्रिजरेटर की। क्वेश्चन के अंदर सीओपी की, रेफ्रिजरेटर की सीओपी दे रखी है 3, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो सीओपी हीट पंप की कितनी हो जाएगी? 4। अगर आपको हीट पंप की सीओपी 5 दे रखी है तो समझ जाएंगे कि रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी होगी? 1 कम हो जाएगी, है ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा ये। तो अगर आपको रेफ्रिजरेटर या सीओपी, रेफ्रिजरेटर की या फिर हीट पंप की सीओपी पता है, किसी एक की अगर सीओपी पता होगी तो दूसरे की सीओपी आपको पता लग जाएगी इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलिएगा, बाकी लास्ट में जो है लिखा हुआ है यहाँ पर परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। ये मैंने आपको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जब पढ़ाया था तभी आपको बता दिया था। एक बार अलग से फिर से बता देता हूं कि यार यहाँ पर एक रिजर्वायर है और यहाँ पर एक डिवाइस लगी हुई है। दिस इज अ डिवाइस, ओके, दिस इज अ डिवाइस। ये डिवाइस क्या कर रही है? ये डिवाइस किसी सोर्स से हीट को ले रही है और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है ना, तो यहां पर हुआ क्या है, इसने 100%, यहां से मान लीजिए हीट कितनी ली? Q1, ये टेम्परेचर कितना है? T1। ठीक है ना, ये टेम्परेचर कितना है? T1। अगर इसने 100 किलो जूल हीट ली है तो ये पूरी की पूरी जो है इसको वर्क में कन्वर्ट कर देगी।
वर्क भी कितना दे दिया इसने 100 किलो जूल, क्योंकि यहाँ पर एक ही रिजर्वायर है, केवल सोर्स है, यहाँ पर सिंक नहीं है। तो इस डिवाइस को बेटा हम बोलते हैं PMM2। क्या बोलते हैं? PMM2, दैट इज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। ये एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है, ये एक इमेजिनरी डिवाइस है जो क्या कर रही है कि पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रही है, पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रही है। केल्विन प्लांक के, ये हो गया किसका वायलेशन? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट का वायलेशन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइस है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर कर रही है विदाउट टेकिंग एनी वर्क। ठीक है ना? तो लिखा हुआ यहाँ पे कि PMM2 इज हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी मशीन है that spontaneously transfers heat from cold body to hot body without any external work input। बिना वर्क दिए लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर कर सके, या फिर कन्वर्ट ऑल द एब्जॉर्ब्ड हीट कंप्लीटली इनटू वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस। जैसे यहां पर दिखाया हुआ है कि जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब करी पूरे का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज नॉट पॉसिबल। कि इसके हिसाब से तो जो एफिशिएंसी आ रही है वो 100% आ रही है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा? तो ये है इम्पॉसिबल, ये है इम्पॉसिबल। ऐसी डिवाइस बनाना संभव ही नहीं है। अगर ऐसी डिवाइस बनी दैट इज द वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लिख दिया यहां पे व्हाई PMM2 इज इम्पॉसिबल, कि सच अ मशीन वायलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट को भी, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वायलेट करती है। देयरफॉर PMM2 कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। रियलिटी में ये है ही नहीं। PMM2 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और PMM की एफिशिएंसी कितनी है? 100%। जब PMM पॉसिबल ही नहीं है तो 100% एफिशिएंसी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है और जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है, ये इनके स्टेटमेंट दिखने में अलग अलग लगते हैं लेकिन ये बात एक ही कह रहे होते हैं, कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रूफ करेंगे कि जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है, ये दोनों एक ही बात को कहते हैं अलग अलग तरीके से। इक्विवेलेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, AKT में कई बार ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है? तो यहीं पर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। ये दो क्वेश्चन मैंने यहां पर दे दिए। स्टेटमेंट लिखना है आपको केल्विन प्लांक का और क्लॉसियस का, और इसको प्रूफ करना है। तो ये जो इसका ये शो करना है ना आपको, शो द इक्विवेलेंस ऑफ बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। PMM2 को आपको डिफाइन करना है और ये क्यों इम्पॉसिबल है ये आपको बताना है। लेक्चर को एंड करने से पहले मैं फिर बता दूं कि गेटवे क्लास एप्लीकेशन में AKTU के सिलेबस के हिसाब से पूरा कंटेंट आपको मिलता है, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, उनके PDF नोट्स, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं PDF नोट्स। ठीक है ना? तो वीडियो लेक्चर के साथ साथ उनके PDF नोट्स, साथ ही साथ वन शॉट रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, AKTU के जो PYQs हैं वो लेक्चर में कवर हो जाते हैं। तो बीटेक सेकंड ईयर के लिए आपको मिल रहा है उड़ान बैच। उड़ान बैच यानी कि SEM 3 + SEM 4 का भी ले सकते हैं आप मैकेनिकल के लिए, SEM 3 का भी ले सकते हैं। दैट इज योर चॉइस। जिस दिन हमारा SEM 3 का लास्ट एग्जाम होगा उसी दिन से आपको SEM 4 के कोर्सेज मिलने लग जाएंगे। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं या करेंगे SEM 3 + SEM 4 में, तो उनको SEM 4 का अलग से नहीं लेना पड़ेगा। साथ में आपको मैथमेटिक्स 4 भी इसी कोर्स के अंदर मिलता है। ठीक है? तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक, सभी बच्चों तक ये कंटेंट पहुंचना चाहिए ताकि टाइम से उनको पता लग सके, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं लग पाता है और इसीलिए हम यहाँ पर आपको बार बार बोल रहे होते हैं। ठीक है ना? तो जो भी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, दिल से अब आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है? बच्चों की संख्या भले ही कम है, CSIT में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मैं आप सभी से अपील करूंगा, जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, आप वीडियो को शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है ना? तो ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे और एनर्जी आएगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? बच्चों की संख्या कम होगी ज़्यादा होगी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दिल से पढ़ाएंगे। जैसे हम बाकी CSIT में पढ़ा रहे हैं उतने ही एफर्ट के साथ, उतनी एनर्जी के साथ हम आपको मैकेनिकल में पढ़ा रहे हैं, और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। इसी तरह से आपका रेस्पॉन्स मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।